वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत है देश विदेश की खास खबरें, जिन्हें संकलित किया है वर्ल्ड मीडिया के राजकुमार हंस एवं देवेंद्र किशोर ढुंगाना ने। ये खबरें इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से मिला है एक दिल दहला देने वाली संगीन वारदात का समाचार। ग्राम शिवनगर में दुलारी बाई के किसी अन्य के साथ बड़े प्रेम प्रसंग। अपने पति के किए कुल्हाड़ी से 5 टुकड़े और फेंके नहर में। जब पति को मिली पत्नी की बेवफाई की जानकारी तो पत्नी ने दिया इस वारदात को अंजाम। मामले की जांच जारी। झांसी उत्तर प्रदेश के कानपुर हाईवे पर एक बेकाबू कार ने 7 महिलाओं को रौंदा। 3 की मौत, 4 की हालत काफ़ी गंभीर। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से ही लड़ेंगी चुनाव, तैयारियां जारी। यूएन की सनसनीखेज खुफिया रिपोर्ट के सामने आने से मचा सारे देश में हड़कंप। इस रिपोर्ट में बताया गया है जम्मू कश्मीर में हिंसा की बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अल-कायदा ने 200 आतंकवादी किए हैं तैयार। यह संगठन भारत के जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश, म्यांमार में तालिबानियों के साथ सांठगांठ करके अपनी पेट जमा रहा है। इन आतंकियों का लीडर खूंखार आतंकी ओसामा महमूद बताया जा रहा है। यूएन की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारतीय सुरक्षा तंत्र सतर्क हो गया है। सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करने वाले भक्तों की नित्य बढ़ती जा रही है संख्या। अब तक 3,65,000 भक्त दर्शन कर चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में तेज बारिश, उत्तर प्रदेश, बिहार में भारी बरसात की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एकाएक बादल फटे, भारी तबाही। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके। माउंट आबू राजस्थान में बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर सड़कों पर आ गिरी, यातायात हुआ बाधित। सारे देश में तेजी से फैल रहा है आई फ्लू। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश में बढ़े आई फ्लू के मरीज। दिल्ली में डेंगू का बड़ा कहर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। महाराष्ट्र के पुणे में एनआईए ने कुख्यात आतंकी संगठन आईएसआईएस से कथित संबंध में आरोपित डॉक्टर अदना नाली सरकार को किया गिरफ्तार। डॉक्टर से की जा रही है पूछताछ। कई राज्य ओपन होने की संभावना। अब आपके सामने प्रस्तुत हैं देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई खास खबरें। भारतीय वित्त मंत्री ने बैंकों से कर्ज भुगतान से निपटने के लिए संवेदनशीलता की मांग की। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बताया कि सरकार ने सभी बैंकों से संवेदनशीलता और मानवता के साथ कर्ज भुगतान को निपटाने की मांग की है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि मुझे कुछ शिकायतें मिली हैं कि कुछ बैंक निर्दयता से कर्ज भुगतान मामलों से निपट रहे हैं। सरकार ने सभी बैंकों से कर्ज भुगतान के निपटारे में कठोर कदम न उठाने की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ बैंक कुछ निजी एजेंसियों को नियुक्त कर जबरन लोन रिकवरी कर रहे हैं। 24 जुलाई को सीपीसी केंद्रीय कमेटी के वैदेशिक मामले आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी ने जोहान्सबर्ग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल से मुलाकात की। वांग यी ने कहा कि चीन और भारत बहुध्रुवीकरण में 2 बड़ी शक्तियां हैं। दोनों पक्षों को युग के विकास के अनुकूल होकर द्विपक्षीय संबंधों के विकास की दिशा पकड़नी चाहिए। दोनों देशों को रणनीतिक विश्वास मजबूत कर समानताओं तथा सहयोग पर फोकस रखना और कठिनाई दूर कर दोनों देशों के संबंधों को यथाशीघ्र ही स्वस्थ व स्थिर विकास के रास्ते पर लौटाना चाहिए। वांग यी ने कहा कि वर्तमान विश्व में एक आम रुझान है कि चीन, भारत समेत विकासशील देशों का तेज उत्थान हो रहा है, जो कई 100 वर्षों में अभूतपूर्व है और विश्व के भविष्य को तय करेगा। चीन, भारत समेत व्यापक विकासशील देशों के साथ बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतांत्रिकरण का समर्थन कर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण दिशा की ओर बढ़ाने को तैयार है। डोभाल ने बताया कि भारत और चीन के मानव और विश्व के भविष्य पर कई समान विचार है और व्यापक समान हित भी हैं। दोनों पक्षों को पारस्परिक रणनीतिक विश्वास फिर बहाल कर समान विकास का अनुसरण करना चाहिए। भारत चीन के साथ
पारस्परिक सम्मान व समादर की भावना का पालन कर समग्र स्थिति और दूरगामी दृष्टि से सीमा सवाल के समाधान का मूल रास्ता निकालने को तैयार है, ताकि दोनों देशों के संबंध यथाशीघ्र ही सुधरे और विश्व शांति व समृद्धि के लिए सकारात्मक योगदान दिया जाए। ओलंपिक के बाद सबसे बड़े खेलों में शुमार विश्वविद्यालय खेलों का आगाज हो चुका है। 31वें FISU समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रिले 10 जून को चीन की राजधानी बीजिंग में शुरू हुई। इस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 28 जुलाई को दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के चंगतू शहर में हुआ। इसी कड़ी में ब्राजीलियाई प्रतिनिधिमंडल के 7 अधिकारी पिछले सोमवार को विदेशी मेहमानों के पहले बैच के रूप में दक्षिण पश्चिम चीन के थियानफू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। वर्तमान में दुनिया भर से खेल प्रतिनिधिमंडल एक के बाद एक चंगतू पहुंच रहे हैं। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में रिफॉर्मा एवेन्यू पर 50 से अधिक गाय कला प्रतिष्ठानों का प्रदर्शन किया गया। ये स्थापना कलाकार द्वारा फाइबर ग्लास सामग्री से बनाई गई गाय की मूर्तियां हैं, जो 2023 मेक्सिको सिटी गाय परेड के लिए। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो ने उत्तर कोरिया के ताज़ा बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपणों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर काम करने का संकल्प व्यक्त किया। जापान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार देर रात 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। माना जा रहा है कि ये दोनों मिसाइलें जापान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाहर गिरी हैं। किशिदा ने मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय पर संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रक्षेपण से अब तक किसी भी प्रकार की क्षति की पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा कि उत्तर कोरिया लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण करता आया है। उन्होंने कहा कि उत्तर कोरिया की हरकतें अस्वीकार्य है, क्योंकि इनसे जापान, इस क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति और स्थिरता को खतरा है। भारत में G20 देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक संपन्न हो गई है। हालांकि अक्षय ऊर्जा में विस्तार के मुद्दे पर यूरोप और विकासशील देशों के बीच मतभेदों के चलते ऊर्जा मंत्री कोई संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं कर पाए। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कारण ऊर्जा की सतत आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनज़र शनिवार को गोवा में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें जापान की ओर से अर्थ, व्यापार और उद्योग मंत्री निशिमुरा यासुतोशी ने भी हिस्सा लिया। खबर है कि यूरोपीय देशों ने विकार्बनीकरण को बढ़ावा देने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने और अक्षय ऊर्जा उपयोग में विस्तार लाने पर बल दिया, लेकिन ताप ऊर्जा उत्पादन पर भारी निर्भरता वाले विकासशील देशों और तेल उत्पादक देशों ने असहमति जताई। G20 समूह के अधिकांश देश यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की कड़ी निंदा करते हैं। उनके अनुसार इस आक्रमण के कारण ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बैठक के अध्यक्ष भारत ने चर्चा के बाद एक दस्तावेज जारी किया, जिसमें वे बिंदु शामिल किए गए जिन पर प्रतिभागी सहमत थे। दस्तावेज में कहा गया है कि प्रत्येक देश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न माध्यमों से ऊर्जा सुरक्षा और विकार्बनीकरण प्रयास आगे बढ़ाए जाने चाहिए। नेपाल भारत सीमा नाका में भारत से 100 रुपये ऊपर के वस्तु नेपाल तरफ लाने में आयात कर लगाने का निर्णय संशोधन करने के लिए नेपाल सरकार के माननीय अर्थ मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महंत का राष्ट्रीय एकता अभियान द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। अभियान के केंद्रीय संयोजक विनय यादव के नेतृत्व में पहुंचा टोली में अभियान का वरिष्ठ नेता, संविधान सभा सदस्य VP यादव, अभियान के राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन समिति के महासचिव डॉक्टर प्रभात कुशवाहा, सदस्य दिवस पटेल, चंद्र यदुवंशी, पप्पू यादव लगायत नेता सम्मिलित थे। बांग्लादेश के नारायणगंज में श्रमिक ताज़ा रंगे धागे को लकड़ी के रेक पर सुखाते हैं। यह तरीका सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल है। कोयला, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल जैसे गैर नवीकरणीय
ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। धागों को सूखने और सैकड़ों मीटर तक फैलने में पूरा दिन लग जाता है। सूखने के बाद इसे कपड़े बनाने के लिए देश विदेश में बेचा जाएगा। जय विश्व, जय भारत, जय नेपाल।